जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21 अप्रैल है सन 2020 और रात के 8:45 बज रहे हैं। आपके सामने आज कोविड के मुतालिक तज़िया सामने रखता हूँ। जो कोशिश करता हूँ कि जो मेरा बेहतरीन इस पर कंक्लूजन हो वो आपके सामने रखूँ। गलती के इम्कानात रहेंगे तो लेकिन भरपूर कोशिश करूँगा कि गलती के इम्कानात जो हैं वो कम से कम हो और बहुत एहतियात से इस पर तज़िया किया जाए। तो दुनिया की पोजीशन आपके सामने है कि इस वक्त जो भी टेस्टिंग हो रही है उस टेस्टिंग की बुनियाद पर 25 लाख लोगों में कोविड पॉजिटिव इस वक्त दुनिया में मौजूद है। तकरीबन 1,70,000-71,000 लोग जो है इस कोविड से नतीजे में तय कर दिए गए कि उनका इंतकाल इसकी वजह से हुआ है। और इस वक्त तकरीबन 60,000 लोग जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब ये है कि वो आईसीयू के अंदर हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, या फिर वो ऑक्सीजन सप्लाई उनके पास जारी है, मतलब क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। और जो हमारे पास पिछला डाटा है उसमें क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आधे लोग हम बचा पाते हैं और आधे लोग शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम ये रख लें कि वो 60,000 लोगों में 30,000 लोग और ऐड हो जाते हैं तो ये 171 जब डेथ हुई है तकरीबन 2 लाख डेथ हो जाती है। दुनिया की आबादी 7.5 अरब है और 7.5 अरब में ये जितना बीमारी फैली है 90 दिनों के अंदर, क्योंकि 90 दिन पहले से में इंतकाल होना शुरू हो चुका था बीमारी फैले हुए, तो अब तक 100 दिन हम क्रॉस कर चुके हैं। तो हम इसको अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तान का डाटा जो हमारे सामने आ रहा है वो अच्छा खासा जो है वो मशकूक डेटा है, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं बता पा रहे कि हमारे यहाँ जो इंतकाल हुए हैं लोगों के वो इंतकाल की वजूहात क्या थी, उनको दवाएं कौन सी दी गई थी, उनको कोमॉर्बिडिटीज़ क्या थी और एज ग्रुप क्या था, क्या उनका आपने वो किया है, एनालिसिस क्या की है, क्या क्या टेस्ट किए हैं। तो कोई बातें हमारे सामने नहीं हैं। मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जी आप एक कॉलम बनाएं लेफ़्ट हैंड के ऊपर, वहाँ तमाम इंडिकेशंस लिखें, क्या क्या इंडिकेशंस इसकी थी, अलामतें जो दुनिया में रिपोर्ट हुई हैं। राइट हैंड पे डेज़ बनाइए और उन डेज़ के ऊपर बताइए कि क्या क्या सिम्टम कैसे कैसे थे, क्या क्लिनिकल फीचर्स थे, लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स क्या थी, ताकि वो समझने में आसानी हो कि पाकिस्तान में जो डेथ हैं उसकी वजूहात वो क्या हैं, क्या वो वजूहात दुनिया के साथ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, हमारा ट्रीटमेंट प्लान क्या था, दुनिया का ट्रीटमेंट प्लान क्या था, इंडिविजुअल केस में कैसे हुआ, ताकि उसको अंदाज़ा करना आसान हो। फिर जो भी इंतकाल कर रहे हैं वो जहाँ रह रहा था उसकी फैमिली के बारे में मालूमात हासिल करें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम ये देखते हैं जी कि हम कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं इस वक्त दुनिया की साइंस में। तो जो हमारा मीडिया है और जो हमारी चीज़ें पब्लिक हो रही हैं उसमें कोई नई बात नहीं है। हमारे बड़े बड़े लोग जो भी टीवी पर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी रुतबे के आदमी, उनके पास वही 3 बातें हैं जो आप सुनते हुए महीनों गुजर गया कि जी वो लॉकडाउन, दूसरा जो है सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा हाथ धोते रहिए और फिर कहीं मास्क लगाइए, चौथा। तो ये 3-4 बातें जो हर आदमी कह रहा है। तो बात तो वज़न की उस वक्त होगी जब 2 ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर आप कोई कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने में आप कोई क्रिएटिविटी लेकर आएंगे, कोई नई बात बताएंगे जो कि अनकवर करें, ताकि हम जो आपकी साइंसी ताकत है आपके दिमाग के अंदर और तो आपकी सलाहियत के जो है वो नज़र आया इसके अंदर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का डाटा 2% डेथ बताता है। वो कहता है ये तकरीबन 200 लोग हमारे यहाँ इंतकाल कर गए हैं, मैं एक लमसम बता रहा हूँ, और हमारे यहाँ जो है वो 9,000 लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं। दुनिया का डाटा 25 लाख और उसके साथ अगर मैं ऐड वेड कर लूँ तो वो 1,70,000, तो वो बताता है 6%। तो और ये बताता है 2%। ना 2% सही है और ना 6% सही है। अब दुनिया ने एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग बहुत सारी कर ली हैं, बहुत सारा डेटा जमा हो चुका है और हर जगह से मालूमात सामने आ रही हैं। मैं आपके सामने रखूं कि आज आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यूएस की, वहाँ पे नॉन बायोलॉजी के लोगों ने जब इसका स्टैटिस्टिकल सर्वे करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अमेरिका को डेली 20 मिलियन टेस्ट करने पड़ेंगे अगर वो लॉकडाउन खोलना है। तो इसलिए नॉन साइंटिफिक लोगों से जब मैथमेटिक्स आप करवाएंगे तो वो इस तरह का कंक्लूजन आएगा। 20 मिलियन टेस्ट, क्या आप सोच सकते हैं इसका ये क्या कहा गया है? ये कहा गया है 20 लाख टेस्ट। 20 लाख टेस्ट की सिफारिश करना, क्या ये अमली तौर पे मुमकिन है कि 20 लाख टेस्ट पर डे कैसे किया जाएगा? 24 घंटे होते हैं एक टेस्ट में,
लोग कितने हैं आपके पास, टेस्टिंग एबिलिटी कितनी है, कौन इंटरप्रेट करेगा, और फिर कितनी बार किया जाएगा टेस्ट, ये सारी बातें कहाँ बनेंगी टेस्टिंग किट्स, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कैसे रिजल्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये एक डिज़ायरेबल तो हो सकता है लेकिन ये डूएबल नहीं है। तो कंक्लूजन वहाँ पर पहुँचना जो प्रैक्टिकली हो, उसकी न्यूज़ छपे, वो तो समझ में आती है बात। ये वाली न्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ परेशान करने में काम तो दे सकती है, अमली तौर पे कोई मदद नहीं कर सकती। हमें डाटा देखना पड़ेगा, मॉडल जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव मॉडल। पूरी दुनिया के सारे आदमियों को दवा खिलाकर फिर देख के ये नहीं बताएंगे कि दवा इस दवा में फ़ायदा है। एक हमें रिप्रेजेंटेटिव मॉडल लेना पड़ता है और उसकी बुनियाद पे जो है कोई फ़ैसला करना पड़ता है। सारे टेस्ट नहीं किए जाते, मॉडल लिया जाता है, उसकी बुनियाद पे फ़ैसला किया जाता है, रिस्क लिया जाता है और बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, आप लेते हैं ना जहाज़ के ऊपर बैठने का रिस्क, तो चांस नहीं है जहाज़ गिरने का, चांस तो है लेकिन वो चांस एक्सेप्टेबल रिस्क के लिमिट में होता है। तो आप कोई लिमिट तय करते हैं कि ये लिमिट एक्सेप्टेबल है, उसके बाद तो इसलिए बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं और मामला कहाँ पर है। तो दुनिया में जो अब डाटा आया वो आपने देखा कि वहाँ पर बॉस्टन का एक डाटा आया है, वो कहता है कि तकरीबन हर तीसरा आदमी जो है उसमें एंटीबॉडीज़ है, क्योंकि टेस्ट उन्होंने बहुत कम किया है। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वो 200 लोगों पे टेस्ट किया गया है, मगर वो डाटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर तीसरा आदमी ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ है। इसका मतलब है कि 32% उन्होंने जो डाटा कंक्लूड किया लोगों में इन्फेक्शन हो चुका है, जो कि उन्होंने एंटीबॉडीज़ टेस्ट करके बताया। फिर आप देखिए लॉस एंजलिस का अपना डाटा है, वो 5.6% कहता है कि जी लोगों में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। फिर आज स्टॉकहोम का डाटा अपेयर हुआ, वो कहता है 11%। अच्छा, स्टॉकहोम का जो डाटा है वो बड़ा रिलायबल है, क्योंकि उन्होंने जो डोनेशन वाले ब्लड थे उनमें देखा, तो वो डाटा जो आया है 3rd वीक ऑफ द अप्रैल का डाटा है, जिसका मतलब है कि वो बहुत रीसेंट डाटा है। और 3rd वीक में वो देखते हैं कि जितना भी उनके पास बैग था उसका जो 11% है उसमें एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंकरेजिंग। बहुत ही हौसला अफजा बात है ये। अच्छा, हम पहले देख चुके हैं जो नीदरलैंड का डाटा था वो 3% कह रहा था कि 3% मौजूद है, क्योंकि वो अप्रैल के 1st वीक का था, 10 अप्रैल तक का डाटा था, तो वो 3% था। फिर हमारे पास जर्मनी का डाटा मौजूद है, लोग यूके में काम कर रहे हैं। एंटीबॉडीज़ का डाटा बहुत तेज़ी से अपेयर हो रहा है दुनिया में, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अगले 3-4 दिनों में आप देखेंगे डाटा जो है वो लाखों तक पहुँच जाएगा असेस करने के लिए। मतलब कई स्टडीज़ 10,000 लोगों के ऊपर मुश्तमिल हो रही हैं जो पहुँच जाएंगी और फैसला करना फिर आसान होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं जो हमारे पास कितना ये इन्फेक्शन फैला। तो इन्फेक्शन जो है वो बास केसेस में हमने देखा कि जी वो जहाज़ था, जहाज़ रोक कर रखा हुआ था, उस जहाज़ में फैलना था, तो वहाँ भी इन्फेक्शन जो है 6% फैला। अच्छा, हम कहीं देखते हैं कि एक ही क्लस्टर था तो वहाँ 20% फैला, कहीं पे 10% फैला। तो एक कैपेसिटी नज़र आती है। एक ही घर में 2 लोग इन्फेक्ट हुए तो 4 लोग नहीं भी हुए, जबकि वो इसी माहौल में रह रहे थे और हमें पता है कि हवा में वो मौजूद है वायरस, तो 4 लोगों तक वायरस पहुंचा नहीं। अगर पहुंचा तो वो इस काबिल नहीं पहुंचा कि वो दोबारा टेस्ट करने पे नज़र आए, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं एंटीजन का भी, हम देख रहे हैं वायरस है कि नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि जिनको हमने टेस्ट किया वायरस नहीं है, 10 दिन बाद देखें उनमें एंटीबॉडी आ जाए, क्योंकि वायरस टेस्ट करने के लिए आपने जहाँ से स्वाब लिया था हो सकता है वहाँ पे वायरस ना हो, वायरस आगे जा चुका हो। तो ये सब बातें इसमें मौजूद हैं। और अब दूसरी तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वो कहाँ पे और कितना ट्रायल हो रहा है। तो आपसे अर्ज़ करूँ कि जो ट्रायल है इस वक्त वो दुनिया में इसमें 3 स्टेज पे ट्रायल्स मौजूद हैं। पहले स्टेज में जो हम देख रहे हैं कि जी ये जो वायरस है ये बॉडी में जाता है तो करता क्या है, ये बॉडी में जाकर आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाता है, वहाँ पे जाके बैठ जाता है लंग्स के किसी सेल के अंदर और बॉडी उसके ख़िलाफ़ काम करती है। तो बॉडी का जो रिएक्शन है, जो डिफेंसिव रिएक्शन है बॉडी का, वो इतना ज़्यादा होता है जो आपको नुकसान पहुंचाता है। और जितना भी फर्टिलिटी है कोविड से वो बॉडी के रिस्पांस के नतीजे में है, यानी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो रही है वो बॉडी के नतीजे में हो रही है। खैर जी, अब 2 अप्रोच थी, तो ऐसी ड्रग लाया जाए जो वायरस को किल कर दे, कोई ऐसी एंटीवायरल ले आए केमिकली, या फिर ऐसी ड्रग लाया जाए जो बॉडी के रिस्पांस को कंट्रोल करे कि आप इतना रिस्पांस ना करें, अपने रिस्पांस को नीचे ले आएँ। तो दोनों ड्रग नई डेवलप करने में भरपूर टाइम लगता है। तो जो दवाएं ऑलरेडी अवेलेबल थी वायरस के ख़िलाफ़ एंटीवायरल ड्रग, वो अप्लाई की जा रही हैं, उसके रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। और वो दवाएं जो बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज़्म जो हाइपर एक्टिव है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उसमें आर्थराइटिस आता है। आर्थराइटिस में बेसिकली आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है और सूजने की वजह से बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज़्म आगे बढ़ता है। तो वो उसका जो पाथवे है जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म बढ़ाता है बॉडी के अंदर, उसको रोकने वाली जो दवाएं आर्थराइटिस की थी
वो टारगेट की गई हैं और उसको भी आजमा के देखा जा रहा है कि कितना रिस्पॉन्ड आता है। वक्त से पहले मैं इस पर कोई कमेंट करूं, क्योंकि बहुत जल्द उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आने वाले हैं और उसके बाद बात हो जाएगी। तो उसमें भरपूर दुनिया साथ कर रही है इन दोनों अप्रोच के ऊपर। इसके बाद आगे बढ़ती है दुनिया, वो देखती है कि चूँकि क्रिटिकल कंडीशंस हैं तो उसमें क्या किया जाए। फिर हमारे सामने वो नज़र आता है कॉन्वलेसेंट थेरेपी, जिसमें हम सीरम लगाते हैं सेहतमंद लोगों का। ये बात जहन में है, बल्कि इस्टेब्लिश भी है कि जी एक आदमी जो सेहतमंद हो गया उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, वो एंटीबॉडीज़ पूरी लगा दी जाए सीरम उसके साथ, तो जिसका सीरम है निकाला जाएगा वो 4 आदमी को दे सकेगा कम से कम। वो एक फिर किससे निकाला जाए, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किसको लगाया जाए, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब बातें FDA ने इस्टेब्लिश कर दी हैं और हमने अपने पिछली बातों में आपसे ये बातें शेयर कर ली थी। फिर आगे बढ़ी है, FDA भी बढ़ती है, दुनिया भी आगे बढ़ती है कि वो जो थेरेपीज़ हैं जो आप निकालते हैं सीरम, उस सीरम में कोई इम्यूनोग्लोबुलिन है, हम उसे भी कहते हैं हाइपर इम्यूनोग्लोबुलिन, उसको निकाल लिया जाए। अब उसको अलग करने के बाद ये फ़ायदा हो जाएगा कि अभी जब आप सीरम लगाएंगे तो आपको क्रॉस मैच करना पड़ता है, रिस्क ज़्यादा होता है। जब इम्यूनोग्लोबुलिन अलग कर लेंगे तो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो लेकिन इन सब चीज़ों में कामयाबी के लिए आपको भरपूर ट्रायल करना पड़ेगा और ट्रायल के फेस में है तो वो उस तरफ भी जा रहे हैं। तीसरा जो है कि जब ये इस दौरान ब्रिज करने के लिए, चूँकि जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक ये कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, वायरस रहेगा, तो आपने क्या करना होगा, तो फिर वो उसके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। उसकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बहुत से लोग पहले से काम कर रहे थे सार्स के ऊपर, मार्स के ऊपर, तो उस एंटीबॉडीज़ को वो टेस्टिंग मराहिल में आने वाली हैं और काम अच्छा खासा आगे बढ़ चुका है। अब वो क्लिनिकल स्टडीज़ की तरफ जा रहा है। तो उसमें जो 3 खदशात होते हैं कि बॉडी उस दवा के ख़िलाफ़ काम ना कर जाए, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बॉडी खुद दवा के ख़िलाफ़ काम ना कर दे। अच्छा, जो दवा जा रही है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, कहीं ऐसा ना हो बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म को और सेंसिटाइज कर दे कि वो बहुत तेज़ काम करें और अपने ही ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर दें, अपने ही को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें। और फिर एक और ख़दशा रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम मौजूद है वो कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाए और वो कम काम करना शुरू कर दें। तो वो तीनों बातों को देख कर हम आगे बढ़ना पड़ता है। और पैरेलल जो चीज़ें चल रही होती हैं वो वैक्सीन, तो वैक्सीन में भी इस दफ़ा 2 अप्रोच चल रही है। एक वैक्सीन की वो अप्रोच जो कि ये इसी वायरस को आइडेंटिफाई करके बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। दूसरी अप्रोच जो है वो है कि जो वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव थी उसमें मामूली सी तब्दीली करके इस वायरस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन को बॉडी के अंदर ट्रिगर किया जा सके। तो 92 तकरीबन लोगों ने वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ। एटलीस्ट 80 से ज़्यादा लोग तो कंफर्म हैं जिन्होंने इसको डेवलप कर लिया है और मुख्तलिफ मराहिल पर हैं। 5 से ज़्यादा जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल के मराहिल पर आ चुकी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो फ़ेज़ 2 ट्रायल में भी दाखिल हो चुकी हैं। जो यूके है, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो तो कह रही है कि जी हम सितंबर में आपको वैक्सीन दे देंगे, जो कि एक ना समझ में आने वाली बात है। लेकिन चूँकि वो कह रहे हैं कि जी हमने फ़ेज़ 2 ट्रायल में दाखिल हो रहे हैं और आइंदा हम फ़ेज़ 3 ट्रायल में दाखिल हो जाएंगे मई के एंड में, वो कह रहे हैं, या मिड ऑफ मई, तो वो एक अच्छी खबर होगी अगर ऐसा हो जाए। जो सूरत-ए-हाल और है वो ये है कि देखने की कि जापान जो है वो टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, ये क़ब्ल वक्त है इस पर कमेंट करना, क्योंकि जापान एक डेवलप कंट्री है, वो ज़ोर नहीं दे रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। फिर जर्मनी के अंदर जो डेथ रेट है वो बहुत कम है कंपेरेटिव टू यूके, कंपेरेटिव टू फ्रांस, कंपेरेटिव टू इटली। या तो कैलकुलेशन जो डेथ रेट की गई है वो उनकी कुछ और है और इनकी कुछ और है, तो या तो ये वजह हो सकती है, लेकिन फिल वक्त इस पर तफसला जो है वो समझ में नहीं आता। लेकिन ये ज़रूर देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो डेथ रेट हमारे यहाँ मान भी लें कि कोविड से है, तो वो हैरत अंगेज़ तौर पर इसकी स्पीड इतनी ही कम है जितनी एक मोटरसाइकिल की और एक बुलेट ट्रेन की स्पीड आप निकाल लें, तो वो है। अब देखते हैं जिससे हमने सीखा क्या है, इस पूरे माहौल से हमने क्या सीखा है। हमें कुछ बातें जो हैं सवालनुमा समझ में आती हैं कि चाइना से जो वायरस निकला वो यूरोप में इसने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। दोस्त टीवी पे तबसरा कर रहे हैं, वो मैं सुन रहा हूँ, बाज़ लोगों को तबसरा बहुत अच्छा होता है। मैं टीवी पे मैंने कल सुना तबसरा, वो बहुत ही अच्छा तबसरा था कि वो यूरोप में पहुँच गया और यूएस में पहुँचा। लेकिन जो रियलिटी जो हमें ये इसे कहते हैं कि रियल वर्ल्ड एविडेंसेस, कि जो करीब के ममालिक थे, मतलब कम्बोडिया हो गया आपका, ये हो गया थाईलैंड हो गया आपका, वियतनाम हो गया, जहाँ वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट जाया करती थी और जनवरी के आखिर तक फ़्लाइट्स जा रही थी।
तो वहाँ पे क्यों नहीं फैला इतना? ये अब ये सवाल है, इसका जवाब बहरहाल साइंस देगी आने वाले वक्त के साथ। लेकिन वही वायरस जब इटली पहुँचता है तो वहाँ अच्छा खासा नुकसान पहुँचाता है। अच्छा जी, अब एक और बात यह है कि पाकिस्तान में जो हम लॉकडाउन है वो कितना इफ़ेक्टिव है, क्या इसको रिव्यू करना चाहिए? जी बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जी कि वायरस फैलेगा कैसे और कितना वायरस को फैलने से रोकना है। और अब तो ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमने वायरस को फैलने से मुकम्मल रोकना है या फैलने भी देना है, क्योंकि ये बात तो दुनिया कह ही रही है कि टोटल जो अब तक एक लिहाज से मैं देखूं तो टोटल मोर देन नॉट 9%, लेस देन 9% लोग दुनिया में इन्फेक्ट हुए होंगे। बहुत मैं एहतियात से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वरना शायद से भी कम हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 11%, कुछ कहते हैं 3%, कुछ कहते हैं 5%। जो टोटल पॉपुलेशन है वो जो है उसमें एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। तो अगर हम मान भी लें कि फ़र्ज़ करें कि 10% लोगों में एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, इसका मतलब है 70 करोड़ लोगों में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं दुनिया के। तो बाकी 6 अरब 30 करोड़ और बल्कि 6 अरब नहीं 7.5 अरब की आबादी है, तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो ये इन्फेक्शन की जो लहर है, ये इसका सेकेंड वेव आएगी तो वो बाकी लोग मौजूद होंगे, उनका क्या होगा? फिर वो फिर इन्फेक्शन से गुजरेंगे। तो इसलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वायरस का जो अगला फेस है, जो हमारे पास हिस्टोरिकल जो सूरत हाल नज़र आती है, तो उसकी वजूहत भी देखनी पड़ेंगी कि जो सेकंड वेव है वो कमज़ोर होती है फर्स्ट वेव के मुकाबले में। अगर आप देखें जो सेकंड वेव आई थी इसकी जो था 1918-19 में जो हुआ था फ्लू, तो उसकी जो सेकंड वेव थी स्पेनिश फ्लू की, वो कमज़ोर थी। तो अब अगर ये वाली वेव जो भी इंतकाल कर लेके जाती है सेकंड वेव, उससे कमज़ोर मिलेगी। तो ये भी देखना पड़ेगा कि सेकंड वेव जो आ रही है, जो मतवक्का है, वो कमज़ोर होगी, तो उसके बाद थर्ड वेव कितनी रहेगी, या फिर जब तक हमने सिर्फ ये जो जहन में था इमीडिएटली जो लोगों के भी लॉकडाउन कर लें ताकि वायरस को घुसने ना दें, मगर हमने ये देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो बहुत केयर कर रहे थे, वायरस तो उन तक भी पहुँच गया। मसलन न्यूयॉर्क के गवर्नर का छोटा भाई, वो अपने बेसमेंट में बैठा हुआ था, सब कुछ बेसमेंट से कर रहा था, फुल कंट्रोल था, तमाम एहतियात कर रहा था, वायरस तो उस तक पहुँच गया। तो ये एक अहम सवाल है कि वायरस तो पहुँच रहा है, तो अब क्या करना होगा? जो वनरेबल लोग हैं उनको एहतियात करवानी होंगी हमें, और वैक्सीन आने में तो टाइम है। जब तक इम्यूनिटी अगर डेवलप हो जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी और बड़े फ़ायदेमंद बात होगी। जो होप है फिल वक्त ब्रिज बनने का, अगर कभी की कोई क्रिटिकल कंडीशन में है तो फिल वक्त ब्रिज बनने का जो बेस्ट होप है इस वक्त अवेलेबल, वो है कि आप एक रिकवर आदमी का जो ब्लड का सीरम निकाला जाए और वो लगा दिया जाए, ताकि वो जिस तरह पहले क्लासिकल तरीक़ा था लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का, प्रिवेंटिव करने का, इतना नॉट थेरेपेटिक करने का, तो वो इफ़ेक्टिव हो सकता है। और लेकिन बहरहाल उसके अपने रेसिडुअल जो हैं ख़तरात मौजूद हैं। फिल वक्त जिस वक्त नो ऑप्शन केस हो, उस वक्त तो ये बहुत कारआमद टेक्निक के तौर पर सामने उभर सकती है। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि आज की बातें मैंने आपके सामने रख दी। उम्मीद है कि हम अल्लाह ताला हमें बहुत जल्द इससे जो है वो हमें आज़ाद करेगा इस सूरत हाल से। अल्लाह मेरा, आपका, हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।